एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस प्रिपरेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी एंड जो लॉ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू पूछे गए हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में वो हम लोग देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन सेट अप इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इंडिया में जो पहला लॉ कमीशन जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? करेक्ट आंसर है 1955। देखो लॉ कमीशन करता क्या है, हमारे कंट्री में बहुत सारे कानून है, लॉ है, और इन लॉ को लगातार चेंज करना पड़ता है क्योंकि टाइम के हिसाब से लॉ को अपडेट करना होगा ना, तो चेंज करना होगा, रिफॉर्म करना होगा। तो इस चीज को रिफॉर्म क्या करना है, क्या बदलाव लाने हैं, चेंज करने हैं, इस चीज को लेकर के लॉ कमीशन जो है वो काम करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाती है, कमीशन बनाती है बेसिकली, जिसको लॉ कमीशन बोलते हैं। अब वो किसी मैटर पे कौन कौन से लॉ में चेंज करना का रिक्वायरमेंट है, कहां रिफॉर्म करना है, वो सब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते हैं वो लोग। अभी अगर आप देखोगे तो जो लॉ कमीशन है इसको चेयरमैन कौन है, नाम याद रखना, ठीक है, एसएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी अभी चेयरमैन है, ठीक है। तो ये हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। नाउ अभी अगर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एलोकेशन ऑफ सीट टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा? मतलब क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल के हिसाब से राज्यसभा में जो स्टेट है और यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका सीट किस तरीके से तय होता है? तो ये है आपका फोर्थ शेड्यूल। देखो राज्यसभा में अगर आप बात करो ना, राज्यसभा में अगर आप देखो तो टोटल आपको सीट मिल जाएंगे कितने? तो देखो राज्यसभा में टोटल 238 जो मेंबर जो है ये आते हैं स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से, याद रखना 238 जो पीपल जो है जो आते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। अब 12 लोग, टोटल 12 लोगों को प्रेसिडेंट क्या करता है? नॉमिनेट करता है। तो ये लोग इलेक्शन होके नहीं आते हैं, ये 12 लोग इलेक्शन होके नहीं आते हैं, ये 238 जो है वो इलेक्शन होके आते हैं। और ये जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से जो होके आते हैं तो इनका चुनाव कैसे होता है? तो इनका चुनाव आप देखोगे जो स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जो विधानसभा है ना, जो विधानसभा है जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, तो उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से लोगों को चुना जाता है। तो वहां से हर एक स्टेट से अलग अलग आता है। कौन से स्टेट से कितने लोग राज्यसभा में आएंगे तो ये तय होता है उस स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से। जैसे आपको पता है कि यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो यूपी से टोटल 31 लोग जो आते हैं वो राज्यसभा में आते हैं यूपी से। इसी तरह महाराष्ट्र से तो देखोगे तो 19 है ना, अलग अलग स्टेट से अलग अलग नंबर आते हैं, ठीक है। जो छोटे स्टेट है वहां से जो है वहां से कम नंबर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, According to Article 24 of the Constitution, a person below dash year of age shall not be employed in a work in a factory. अगर आपकी उम्र 14 साल से कम है, 14 साल से कम है, तो आपको किसी फैक्ट्री में या किसी माइन में, जहां पे खदान होती है, जहां पे माइनिंग चल रहा है, या कोई एक ऐसा काम जो थोड़ा सा हजार्डियस हो, थोड़ा सा डेंजरस काम हो, है ना, जहां पे हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ऐसे कामों में 14 साल या उससे नीचे के जो बच्चे जो है उनको आप काम में नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल 24 ये बताता है। बाकी आर्टिकल अगर आप देखो, जैसे आर्टिकल 25 भी काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 25 क्या करता है? तो आर्टिकल 25 हमें ये अलाउ करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 जो है ना, ये फंडामेंटल राइट है, याद रखना। फंडामेंटल राइट को अगर आप देखोगे तो 12 से 35 तक है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। तो 25 वाला जो आर्टिकल है ये हमें अलाउ करता है कि हम लोग अपने रिलीजन को, अपने धर्म को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार जो है वो कर सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आजादी हमें आर्टिकल 25 से मिलता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि एसएससी एग्जाम, एसएससी जो जीके जो क्वेश्चन है इसमें पूछा आता है ये। नेक्स्ट, द नॉर्मल टर्म ऑफ एवरी लोकसभा इज, नॉर्मली लोकसभा का टाइम कितना साल का होता है? तो लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो नॉर्मली होता है 5 साल का, ठीक है, 5 साल के लिए होता है। हाँ, उससे पहले अगर लोकसभा को भंग कर दिया जाए, लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए तो उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली कितना का होता है? नॉमिनल 5 ईयर के लिए होता है, ठीक है। एंड लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? तो लोकसभा में आप देखोगे तो आपको मिलेंगे 530 प्लस 20 प्लस 2, मतलब क्या है? 530 पीपल आते हैं स्टेट से, जो राज्य है वहां से, 20 पीपल आते हैं यूनियन टेरिटरी से, 20 पीपल यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 2 लोग जो है इसमें थोड़ा, ये 2 में थोड़ा स्टार मार्क कर लो, रीजन में समझाऊंगा अभी। ये 2 लोग जो है ये होते हैं क्या? एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन,
अब एंग्लो इंडियन क्या है कि ऐसे लोग जिनके माता पिता में से एक साइड ब्रिटिशर्स और दूसरा साइड जो है हम लोग देखेंगे कि वो इंडियन है। अब ये जो एंग्लो इंडियन वाला दो आदमी है, इसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, लेकिन ये सिस्टम को हटा दिया गया, बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अभी हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा एंग्लो इंडियन अब नहीं है, तो इस कारण से इसे हटा दिया गया है। तो याद रखना, ये दो वाला सिस्टम को हटा दिया गया है। तो 530 स्टेट से आते हैं और 20 आते हैं यूनियन टेरिटरी से, ठीक है, लोकसभा में। नेक्स्ट, who among the following is not a part of committee which is constructed to provide suggestion to prime minister regarding the appointment of a chief commissioner of central information commission? मतलब क्या है, देखो, एक पर्सन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कितने लोग होते हैं? तो एक तो होता है उनका चीफ, एक होता है चीफ, और उसके अलावा और कुछ दूसरे कमिश्नर होते हैं। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक तो आपको चीफ मिलेगा और कुछ और दूसरे लोग मिलेंगे जिनको सिंपली चीफ कमिश्नर नहीं, उनको बस कमिश्नर बोलेंगे। ये कमिश्नर का नंबर कितना हो सकता है? मैक्सिमम 10 हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 10 कमिश्नर हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम 10 कमिश्नर और एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, इसको अपॉइंट करने का काम एक ग्रुप करता है, कमिटी करती है। उस कमिटी में कौन कौन होता है? तो पीएम होगा, उस कमिटी में होगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, लोकसभा में जो ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर जो है वो होंगे। और कौन होगा? और पीएम के द्वारा अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है ना, तो कैबिनेट मिनिस्टर अगर कोई है तो वो होगा। तो कैबिनेट मिनिस्टर, पीएम और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन होगा, ठीक है। एक और बात मैं बताऊं, ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर करता क्या है और ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है क्या, थोड़ा समझो इसके बारे में। तो आपको एक एक्ट पता होगा, एक कानून पता होगा, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था। इसके तहत क्या कर सकते हैं कि अगर सरकारी काम के बारे में बहुत सारी कुछ जानकारी चाहिए तो इसके थ्रू हमें वो जानकारी मिलती है। तो ये सारा चीज RTI के ही लॉ के अंदर, RTI के जो लॉ है इसी के अंदर में CIC को बनाया गया है। तो CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है, याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं मेंशन नहीं मिलेगा, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। हिंदी में बोलेंगे कि संवैधानिक निकाय नहीं है, है ना। RTI जो एक्ट है 2005 उसके अंदर बनाया गया है। इनका काम क्या है कि इंफॉर्मेशन, पारदर्शिता लेके आना, ट्रांसपेरेंसी लेके आना सरकारी काम में, गवर्नमेंट के काम में। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, प्लस जितने भी स्टेट्स जो होते हैं ना, स्टेट्स का भी होता है ये, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, तो कौन इसमें नहीं पार्टिसिपेट होता है? तो लोकसभा का स्पीकर, है ना, ये तीन तो होते हैं कमिटी में। Next, which of the following article of Constitution of India deal with the organization of agriculture and animal husbandry? तो इंडिया में जो भी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री है ना, जो भी पशुपालन है, खेती व्यवस्था जो भी है, इसको सुधार करने के लिए, इसके लिए काम करने के लिए जो भी आर्टिकल है वो हमें कहाँ मिलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 में क्या है? DPSP, क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कितने से? 36 आर्टिकल से लेकर के आर्टिकल 51 तक है। आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक DPSP है। तो इसी DPSP में आपको ये वाला पार्ट भी मिल जाएगा। तो ये देखो, आर्टिकल 48 जो है इसी के अंदर में है ना, 38 और 51 के बीच में आता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना है। तो एनिमल हस्बेंड्री को देखने का काम बेसिकली DPSP में दिया गया है। नेक्स्ट, Which article of Indian Constitution deal with the definition of money bill? मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि बहुत बार SSC CHSL एग्जाम में या फिर SSC के दूसरे एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं एक चीज मैं बता दूं, देखो, जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो SSC CHSL 2023 या फिर SSC CHSL 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सब वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है? तो कौन सा आर्टिकल जो है जो कि मनी बिल से डील करता है? तो आर्टिकल कौन सा? 110, कॉन्स्टिट्यूशन के 110 नंबर वाले आर्टिकल में 1110 है ना, 110, उस आर्टिकल में आपको मनी बिल मिलेगा। तो मनी बिल है क्या, समझो। होता क्या है कि नॉर्मली जब कानून बनाया जाता है, नॉर्मल का, मनी बिल को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। अगर कोई नॉर्मल कानून बनाना है, लॉ बनाना है, तो प्रोसेस क्या है समझाता हूं। लॉ बनाने का, लॉ बनाने का प्रोसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक तो होता है राज्यसभा, एक होता है आपका लोकसभा, है ना। तो लॉ बनाने का प्रोसेस राज्यसभा, लोकसभा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। पहले तो ये याद रखो, राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है, लोकसभा से भी शुरू हो सकता है। मान लो सबसे पहले राज्यसभा से शुरू हुआ, तो लॉ बनाने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आएगा, जिसको बिल बोलेंगे, वो बिल राज्यसभा से अगर पास हो गया,
फिर उसको भेजा जाएगा लोकसभा में, लोकसभा से भी वो बिल अगर पास हो गया, फिर उसको भेजा जाएगा प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट जब उसको साइन कर देंगे, प्रेसिडेंट जब उसको साइन कर देंगे, तब जाके वो बन जाएगा लॉ या फिर कानून। ये नॉर्मल कानून का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो नॉर्मल बिल का बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मनी बिल है, मनी बिल है, मनी बिल में राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं है। मनी बिल एक स्पेशल तरीके का बिल है जिसमें राज्यसभा से लॉ को पास कराने का कोई दरकार नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें क्या करेंगे, बस लोकसभा से वो डॉक्यूमेंट पास हो जाए और प्रेसिडेंट के पास साइन हो जाए, बस। मतलब मनी बिल के केस में राज्यसभा का कोई काम नहीं है, याद रखना। तो कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर। जो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल होगा और कौन सा बिल मनी बिल नहीं होगा, ठीक है। एक और दूसरा बात, नॉर्मली जब प्रेसिडेंट के पास कोई बिल जाता है ना, तो प्रेसिडेंट के पास में कितने ऑप्शन होते हैं? 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो वो साइन कर देगा, दूसरा तो वो साइन नहीं करेगा, और तीसरा वो उसको रिटर्न कर देगा, है ना, रिटर्न कर देगा कि एक बार फिर से जो बिल बना के भेजे हो ना, जो लॉ बनाना चाहते हो आप लोग, उसको इसके बारे में एक बार और सोचो। तो एक तो हो सकता है प्रेसिडेंट साइन कर दे, ठीक है, दूसरा है कि वो साइन ना करे, तीसरा है कि वो रिटर्न कर दे। लेकिन मनी बिल के केस में ये रिटर्न वाला ऑप्शन नहीं होता है। मनी बिल के केस में या तो प्रेसिडेंट साइन करे या तो साइन ना करे, बस यही, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर अ हाई कोर्ट टू इशू रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन? आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना, और ये पावर मिलता है आपको आर्टिकल 32 में। आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। अब वहां पे हाई कोर्ट में क्या होता है, आर्टिकल 226 यहां पे काम करता है। अब ये होता क्या है समझो, अगर फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हो रहा है तो हाई कोर्ट के पास पावर ये है कि हाई कोर्ट क्या करेगा कि आपके फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए कुछ ऑर्डर जारी करेगा, ठीक है, कुछ ऑर्डर जारी करेगा। तो वो ऑर्डर जारी करने का हाई कोर्ट के पास पावर कहां से आया? तो वो पावर आया हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 से, ठीक है। तो वो जो ऑर्डर जारी करेगा ना आपका फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, उस ऑर्डर को बोलेंगे रिट। रिट, तो रिट का मतलब होता है कमांड, है ना, हाई कोर्ट कमांड देगा, सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी करता है, ठीक है। तो याद रखना, अब रिट जो है कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके के रिट होते हैं। क्या होता है नहीं होता, इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे जाकर के मैंने रीट को थोड़ा डिटेल में समझाया, आप एक बार वहां पे जाकर देख लो, ठीक है। तो वहां पे आपको रीट का डिटेल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वैसे आपका कोई डाउट क्वारी भी अगर हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में आप मुझे कमेंट करो, डायरेक्टली आप मुझसे जुड़ के बात करो, ठीक है। कोई भी डाउट क्वारी हो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। नेक्स्ट, all minority whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institution of their choice, which article of constitution of india guarantees this right? मतलब क्या समझाता हूं, देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना, अगर आप माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटी आप भाषा के आधार पे हो, लैंग्वेज के बेसिस पे हो, या फिर रिलीजन के बेसिस पे हो, मतलब क्या है इसका थोड़ा मैं समझाता हूं। मान लो एक कंट्री है, कितने लोग हैं उस कंट्री में? 100 लोग हैं। उस 100 लोगों में से 95 पीपल जो है कोई ए नाम का रिलीजन को फॉलो करते हैं। 100 में से 95 जो पीपल जो है वो ए नाम का रिलीजन को फॉलो करते हैं, और बस 5 जो लोग हैं वो बी नाम का किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, बी नाम का किसी धर्म को फॉलो करते हैं। तो ये बी वाले जो पीपल हो गए ना, जो 5 लोग, ये हो गए माइनॉरिटी। यहाँ पे रिलीजन के हिसाब से हो रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि ये रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी है ना, धर्म के आधार पे माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक। इसी तरीके से भाषा के आधार पे कैसे हो सकता है कि मान लो किसी कंट्री में 100 लोग हैं, अब उसमें से 95 लोग अगर कोई ए नाम का लैंग्वेज बोलते हैं, ए नाम की भाषा बोलते हैं, और 5 लोग मान लो कोई बी नाम का भाषा बोलते हैं, तो ये 5 जो लोग हैं, जो लोग बी नाम का भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, ये हो गए माइनॉरिटी या फिर अल्पसंख्यक। तो जो भी अल्पसंख्यक हो, चाहे रिलीजन के आधार पे या फिर चाहे आप धर्म के आधार पे, आपके पास राइट है कि आप अगर चाहो तो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है स्टार्ट कर सकते हो, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपका माइनॉरिटी के जो हिसाब से चलेगा, ठीक है, खास माइनॉरिटी के लिए होगा, वैसा आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये छूट आपको मिलता है आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 25 मैंने थोड़ा देर पहले जस्ट बताया कि आपको अपना धर्म जो रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका पालन कर सकते हो, प्रचार प्रसार प्रैक्टिस प्रोपागेट कर सकते हो, ये आर्टिकल 25 में मिलता है, ठीक है। आर्टिकल देखो ये सब फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट ये है ना, क्योंकि देखो 12 से लेकर के 35 तक,
ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो 36 तो फंडामेंटल राइट नहीं है। 28 जो है ये भी फंडामेंटल राइट है, ठीक है। किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें, है ना, स्कूल का, कॉलेज का, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें, तो वहां पे क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है, अगर दी जा सकती है तो रिलीजियस किस तरीके से दी जा सकती है, उन सब चीजों को लेकर के आर्टिकल 28 डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो अगला एमसीक्यू देख लेते हैं। नाउ देखो, जो भी एमसीक्यू मैं ये करवा रहा हूं ना, ये सभी आपके एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू है, एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू है, ठीक है ना। तो और एसएससी का हैबिट है कि एसएससी क्या करती है ना, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसीलिए आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से देखना है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू देख रहे हो, अब मान लो कल के डेट में आप अगर एसएससी सीजीएल एग्जाम देते हो या फिर एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस एग्जाम दे रहे हो, तो वहां भी ये सब काम आएगा, ठीक है। Which article of Indian Constitution deal with the election of vice president? तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 66। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या होता है, याद रखना, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, राज्यसभा का सभापति होता है। जो पर्सन वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिक वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का क्या बन जाएगा, राज्यसभा का चेयरमैन, राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, है ना। और अगर प्रेसिडेंट किसी कारण से ऑफिस में नहीं है, प्रेसिडेंट का ऑफिस अगर किसी कारण से खाली है, प्रेसिडेंट नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 6 महीने के लिए मैक्सिमम जो है वो प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करता है, ठीक है, याद रखना है। नाउ अच्छा, आपको पता है कि अभी अभी तो देखो 2023 चल रहा है ना, 2023 में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, अगर पता है तो बताओ मुझे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन द फॉलोइंग? तो इंडिया के कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल में आपको ये मिलेगा कि प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर के साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखो एक तो होता है प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर के साथ में आप देखोगे एजुकेशन मिनिस्टर होगा, डिफेंस मिनिस्टर होगा, आप देखोगे फॉरेन मिनिस्टर होगा, और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर के साथ में। तो ये जितने भी मिनिस्टर जो है, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर के अलावा जो ये मिनिस्टर जो है, इसको क्या बोलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर का ग्रुप। तो ये क्या करते हैं ना, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। तो क्या प्रेसिडेंट अपने मन से करता है? आंसर इज नहीं। प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, ये एडवाइस करते हैं कि आप इसको बनाओ, आप इसको बनाओ, और इसी हिसाब से प्रेसिडेंट काम करता है, ठीक है। तो ये जो एडवाइस करने का सिस्टम है, कहां मेंशन है, तो ये हमारे आर्टिकल 74(1) में मेंशन है, ठीक है, आर्टिकल 74(1). अब यहां पे एक चीज थोड़ा सा नोटिस करने वाला बात है, वो समझो। आर्टिकल 74 तो यहां पे भी लिखा है, लेकिन ये 74(2) है। मतलब क्या है, देखो सोचो, एक तो होता है आर्टिकल, मान लो आर्टिकल 74, अब आर्टिकल 74 का ही अलग अलग पार्ट हो सकता है, जैसे इसको बोलेंगे 74(1), 74(2), 74(3), इस तरीके से बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं। फिर इवन 1 जो है ना, आर्टिकल 1 का भी और पार्ट हो सकता है। मान लो अगर आर्टिकल 74(1) लिखा है ना, तो 1 का भी ऐसा पार्ट हो सकता है कि आर्टिकल 74(1)(a), आर्टिकल 74(1)(b), इस तरीके से पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये 1B जो है वो आर्टिकल 74 का ही एक पार्ट है बेसिकली। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ, आर्टिकल 32 भारतीय संविधान का, अगर आप मुझसे पूछो, ठीक है, कि आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं बोलूंगा आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, हमारा अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो हम लोग चाहे तो कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट अगर कल के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट वायलेट करती है, गवर्नमेंट वायलेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी वायलेट करता है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली चल जाएंगे, है ना, कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट जाने का हमारे पास जो पावर है, ये पावर हमें मिलता है आर्टिकल 32 से। अगर आर्टिकल 32 अगर नहीं होता तो हम लोग जा ही नहीं पाएंगे। तो ये इसीलिए जो है ना, इसको बोलता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, तो हमारे संविधान में उसका जो उपचार का उपाय है, उसका रेमेडीज का उपाय है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सीक्यू। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? देखो, अगर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की बात करें, अगर राष्ट्रपति क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों को तोड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, तो उस केस में राष्ट्रपति का इंपीचमेंट किया जा सकता है। इंपीचमेंट मतलब राष्ट्रपति को उसके पद से, उसके पोस्ट से हटाना, ये किया जा सकता है। तो ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61,
आर्टिकल 61। अब देखो, ये जो राष्ट्रपति का हटाने का जो प्रोसेस जो है ना, ये भी आसान नहीं है। आज तक इंडिया में कोई भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है, इम्पीचमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है? तो लोकसभा होता है और एक होता है राज्यसभा। राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, किसी कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। मान लो अगर राज्यसभा से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि राज्यसभा में जैसे 250 मेंबर है, इस 250 मेंबर का 25%, तो बेसिकली राज्यसभा के जो मेंबर है ना, उसका 25% मेंबर को क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस जारी करना पड़ेगा। अब उस 25% मेंबर क्या करेंगे, उसमें साइन करेंगे उस नोटिस पे। अब वो नोटिस जो है वो जमा करेंगे, वो नोटिस जमा करेंगे राज्यसभा के अपने सभापति को। अब वो नोटिस जो है प्रेसिडेंट को भी देना पड़ेगा कि हाँ, आपके अगेंस्ट में ऐसा ऐसा करके चार्ज लगाया जा रहा है। अब फिर उस नोटिस देने के बाद में राज्यसभा में वोटिंग होगा। अगर 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत से अगर राज्यसभा से वो मैटर पास हो जाता है, वो नोटिस पास हो जाता है, फिर वो जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में भी जो है ये मैटर का ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, छानबीन होगा कि जो आप पे आरोप लगाया जा रहा है, जो चार्जेस जो लगाया जा रहा है, क्या वो सही है कि गलत है। अगर वो लोग पाते हैं कि चार्जेस सही है, आरोप सही है, तो लोकसभा में भी वोटिंग होगा, वहां पे भी 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत पास होना पड़ेगा। और उसके बाद जाकर के जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो काफी कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है, आज तक नहीं हटाया गया है। नेक्स्ट, हु टर्म्ड, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन 4 मिस कर गया है मैंने, ठीक है, ऑप्शन 4 जो है मैंने मिस कर गया है, ठीक है, चलो। तो जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि आर्टिकल 34 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको कहा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा। किसने कहा है? तो ये कहा है बी आर अम्बेडकर जी ने, बी आर अम्बेडकर जी। अच्छा, आपको पता है बी आर अम्बेडकर जी कौन थे? अगर पता है तो बताओ मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल है, बहुत सारे अनुच्छेद है, बहुत सारे नियम कानून बना के रखे गए हैं, लेकिन समय के साथ उनको बदलाव करना होता है, उनको चेंज करना होता है। तो ये जो चेंज करना है ना, इस चेंज वर्ड के बदले यूज क्या करते हैं? अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट या फिर हिंदी में संशोधन बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना होता है, अमेंडमेंट करना होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने का प्रोसेस क्या है, कैसे होगा, अमेंडमेंट कैसे होगा, ये सारा चीज कॉन्स्टिट्यूशन में ही आर्टिकल 368 में लिखा गया है। आर्टिकल 368 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार एसएससी सीएसएसएल के जीके क्वेश्चन में ये पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। मान लो आपने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको अरेस्ट कर लिया। आपने कोई क्राइम नहीं कर लिया तो फिर भी आपको अरेस्ट कर लिया, मतलब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। या फिर मान लो आपने कोई क्राइम किया जिसके लिए जो कानून में सजा जो है, जो लॉ में सजा है, मान लो 1 साल जेल का है, लेकिन आपको 5 साल के लिए जेल भेज दिया, तो ये भी तो गलत है। सजा 1 साल का है तो 1 साल का दो, 5 साल क्यों दे रहे हो? तो ये जो चीज हो रहा है ना, तो आपको जो प्रोटेक्शन चाहिए, तो इन सब चीजों से बचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22, ठीक है, याद रखना है आर्टिकल 22। आर्टिकल 25 थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि वो धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, रिलीजन को प्रोपागेट कर सकते हो। 23 याद रखना है। आर्टिकल 23 क्या होता है कि देखो, अगर आप देखते हो ना कि बहुत सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब क्या है? पर्सन को, किसी पर्सन को किडनैप कर लिया, कहीं पे जाके बेच दिया, या उसके बॉडी के कुछ पार्ट, किडनी विडनी कुछ निकाल उकाल के बेच दिया, ये सब चीज होता है। या फिर किसी को जबरदस्ती किसी से मजदूरी करवाया जा रहा है, बंधक मजदूर बना के रखा गया है, जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, फोर्स लेबर बोलेंगे। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। तो इसको रोकने के लिए आर्टिकल 23 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। नेक्स्ट, which part of the constitution of India mention that लोक सभा must have a speaker and deputy speaker? तो लोक सभा में होता है सभापति, लोक अध्यक्ष, और एक होता है उपाध्यक्ष, है ना। तो ये दोनों होगा, इसको लेकर के आर्टिकल 93 है। 93 में मेंशन किया गया है कि लोकसभा का स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर होगा। स्पीकर की बात करें तो जैसे स्पीकर के देखा था, लोकसभा का जो स्पीकर जो है ना, ये कौन होगा? तो लोकसभा में जो एमपी इलेक्शन जीत के आते हैं, मान लो आज के डेट में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में फाइनली बहुत सारे पार्टी के एमपी जो जीत के आके लोकसभा बैठे, सबसे पहले लोकसभा बैठेंगे, लोकसभा में बैठे, तो वो लोग आपस में से ही किसी एक पर्सन को, आपस में से ही किसी एक को वो लोग वोट करके, इलेक्शन करके, आपस में ही वो लोग क्या कर देंगे? स्पीकर चुन लेंगे, ठीक है। तो किसी एक एमपी को बना देंगे स्पीकर,
याद रखना है, किसी एक एमपी को स्पीकर बना देंगे। अब स्पीकर जो है इसके पास काफी पावर है। अब ये क्या करेगा, जब लोकसभा की मीटिंग होगी तो वो उसका चेयरमैन होगा। चेयरमैन मतलब वो वहां पे बैठेगा, वो सारा मैनेज करेगा पूरा मीटिंग को, ठीक है। एंड देन हम लोग देखेंगे कि ये लोकसभा का स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कौन सा मनी बिल है, कौन सा मनी बिल नहीं है, तो लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा को चलाने का काम, लोकसभा को रन करने का काम, लोकसभा सही तरीके से काम कर रहा है तो इसकी जिम्मेदारी होती है इनके ऊपर, स्पीकर के ऊपर, ठीक है। लोकसभा के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बात ना बहुत ही क्लियर समझा समझा के नहीं लिखा गया है कि एकदम समझा समझा के एकदम आर्टिकल लिखे गए हैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत बार क्या होता है ना कि आर्टिकल कुछ लिखा गया है तो उसको पढ़ के ना उसका मतलब निकालना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने जैसे कबीरदास जी का दोहा अगर कभी पढ़ा हो तो आप देखना लाइन जब पढ़ोगे तो डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, जब आप उसका मतलब निकालोगे तब समझ में आएगा। वैसे ही आर्टिकल जो होते हैं, अनुच्छेद जो होते हैं हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका मतलब समझना पड़ता है। तो लोकसभा के तो अब हर एक, मैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पढ़ता हूं तो मेरे लिए एक अलग मतलब हो सकता है, आप अगर पढ़ते हो तो आपके लिए एक अलग मतलब हो सकता है। तो लोकसभा में काफी सारे लोग हैं, सब कोई अपना अपना मतलब निकाल के बैठेंगे तब तो प्रॉब्लम होगा। लोकसभा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना उसका मतलब क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पीकर का होता है। स्पीकर डिसाइड करता है कि क्या मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following article of the Constitution of India has a provision for constitution of legislature in state? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में जो राज्य सरकार जो है वहां पे भी आप देखोगे विधानसभा और विधान परिषद होता है। विधानसभा तो सभी में होगा, विधान परिषद कुछ में होता है, सभी में नहीं होता है। विधानसभा को बोलते हैं क्या, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो सभी में होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको विधान परिषद बोल रहा है ये सभी स्टेट में नहीं होगा, कुछ कुछ में है, कुछ कुछ में नहीं है। तो ऐसा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, विधानसभा होगा, ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आर्टिकल 168 में, ठीक है, आर्टिकल 168 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 168 में। देन हु इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एज ऑफ मई 2020? देखो आपको ये क्वेश्चन लग सकता है कि पुराना हो, अभी तो 2023 चल रहा है, लेकिन आज के प्रेजेंट डे में भी यही है, ठीक है। तो फिर मैंने ये यहाँ पे 223 क्यों नहीं कर दिया, मैंने सवाल ऐसा क्यों नहीं पूछ लिया कि बताओ जनवरी 2023 तक कोई क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ना, ये एसएससी सीएचएसएल जो पिछले एग्जाम जो हुई है ना, एसएससी सीएचएसएल जो 2021 में नोटिफिकेशन निकल के एसएससी सीएचएसएल 2022 में जो हुआ उसका ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। तो कौन है अभी गवर्नर, तो आपको नाम याद रखना है अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके गवर्नर। नेक्स्ट, which of the following institution conduct the survey on employment and unemployment? हमारे कंट्री में कितना रोजगार है, कितना बेरोजगारी है, कितना लोगों को जॉब कर रहे हैं, कितना लोग ऐसे बैठे हैं, तो इन सब चीजों को लेकर के सर्वे होता है ना। तो सर्वे होता है, तो सर्वेक्षण होता है, तो ये कौन करती है, तो ये करने का काम करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहाँ पे कर लो एक स्टार मार्क, स्टार मार्क क्यों कर लो समझाता हूँ। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आज के डेट में ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन नाम का कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 2019 में देखो एसएससी सीएचएसएल वाले ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, एग्जाम हुआ इसको अपडेट करना चाहिए लेकिन अपडेट नहीं किया, कहीं से डाल दिया इन लोगों ने। देखो 2019 में क्या हुआ ना, 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये और एक और था सेंट्रल स्टेट, और एक और ऑर्गेनाइजेशन है सीएसओ बोलते हैं उसको, और इसको शॉर्ट में एनएसएसओ बोलते थे। इन दोनों को मिला करके नया ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसको बोलते हैं एनएसओ। तो जो पहले का ऑर्गेनाइजेशन था ना ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और इसको ये अब है ही नहीं, अब नया ऑर्गेनाइजेशन बन गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एनएसओ, एनएसओ, ठीक है। देखो which was the first part of India to hold an election based on universal adult franchise? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये वर्ड का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो, ठीक है। हमारे कंट्री में आज की डेट में अगर वोटिंग होती है तो 18 साल के ऊपर अगर आपका एज है तो आपका भाषा कौन सा है, लैंग्वेज कौन सा बोलते हो, आपका रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, आपका कलर क्या है, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप 18 साल से ऊपर के हो, अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, भारतीय नागरिक हो, तो आप वोट करने का अधिकार रखते हो, आपके पास हक है। तो ये इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के सिस्टम से बेसिस सबसे पहला जो इलेक्शन हमारे कंट्री में करवाया गया था स्टेट में, वो करवाया गया था मणिपुर में, याद रखना है कहां, मणिपुर में।
वैसे पूरे कंट्री के लेवल पे अगर बात करें, पूरे कंट्री का, पूरे देश का जो पहला इलेक्शन करवाया गया था वो हुआ था 1951 1952। एक्चुअली 1951 के अक्टूबर से स्टार्ट हो करके यहाँ जो है फरवरी तक चला था, तो 1951 से 1952 याद रखना है। और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्शन को क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन हिंदी में बोलते हैं आम चुनाव, है ना, क्या बोलते हैं, आम आम चुनाव, आम चुनाव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, in which year did central government of India appoint the state reorganization commission? तो state reorganization commission कौन से ईयर में बना, तो आंसर है 1953। अब ये है क्या, समझो, हुआ क्या कि कंट्री के इंडिपेंडेंस होने के बाद में आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य बना जिसको भाषा के आधार पर एक राज्य बनाया गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश के लोग भाषा के आधार पर एक राज्य चाहते थे, तो एक राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के बेसिस पे। कब, 1953 में, याद रखना 1953 में आंध्र प्रदेश बना है ना, भाषा के आधार पे। तो जब आंध्र प्रदेश बना तो बाकी दूसरे स्टेट भी बोलने लगे कि हम लोग भी भाषा के आधार पे हमारा भी स्टेट बना के बताओ। गुजरात वाले एरिया के बात करें या फिर कोई दूसरा बिहार के एरिया की बात करें या बेसिकली कोई भी दूसरी एरिया की बात करें, तो भाषा के आधार पे बोलने लगे। तो इसके देखते हुए कितना स्टेट बनाना चाहिए, कितने यूनियन टेरिटरी बनाना चाहिए, इस चीज को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया जिसको बोलते हैं क्या, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, हिंदी में बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। कब बनाया, 1953 में। और इस आयोग ने फाइनली, इस आयोग के रिपोर्ट के बेसिस पे 1956 में जो है बहुत सारे नए नए स्टेट्स बनाए गए, 14 नए स्टेट्स बनाए गए, और 6 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश 6 और 14 राज्य बनाए गए, ठीक है, 14 राज्य बनाए गए, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज झारखंड मेड अ सेपरेट स्टेट ऑफ इंडिया? तो झारखंड एक अलग राज्य बना कब, ईयर 2000 में, है ना, बिहार से अलग करके इसको एक नया राज्य बनाया गया झारखंड। झारखंड का कैपिटल क्या पता है आपको, बताओ, झारखंड का कैपिटल क्या है बताओ। हिंट के लिए मैं अगर मैं बताऊं तो झारखंड का है, आप देखोगे एक शहर से आते हैं कौन, हमारे जो क्रिकेटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी, तो वो झारखंड के ही सिटी से आते हैं। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड नेपाल अडॉप्टेड इट्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखो, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा आसपास के पड़ोसी कंट्री का भी कुछ कुछ पूछ ले रहे हैं। तो नेपाल का जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना वो बना था ईयर 2015 में। इससे ज्यादा कुछ ना और नहीं जानना है, बस याद रखो 2015। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं एसएससी सीएचएसएल जीके का। इन विच ईयर डिड स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस? तो देखो अब ये थोड़ा अच्छा से समझाता हूं। कौन सा ईयर में स्टेट बना, तो 1971। 1971 देखो, 1956 में मैंने बताया ना कि 14 स्टेट बने और 6 यूनियन टेरिटरी बना, केंद्र शासित प्रदेश 6 बना। तो ये जो 6 यूनियन टेरिटरी जो बने थे ना, उसमें से एक हिमाचल प्रदेश भी था, तो हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था, ठीक है। अब हुआ क्या, 1966 में पंजाब में से, पंजाब जो था, पंजाब का एक पार्ट को काट करके जो है वो बनाया गया हरियाणा। अब पंजाब के ही कुछ डिस्ट्रिक्ट को, पंजाब के ही कुछ जिले को मिला दिया गया हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखना है 1966 में हिमाचल प्रदेश अभी भी यूनियन टेरिटरी ही है, लेकिन पंजाब के कुछ जिले, कुछ डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। अब फाइनली 1971 में जाकर के इसे प्रॉपर स्टेट बनाया गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, which of the following state was popularly known as land of gods? It got separated identity as a state on 9 नवंबर 2000। तो 2000 है ना, ये 2000 नवंबर में जो स्टेट बनने वाला जो है वो है कौन सा, उत्तराखंड। उत्तराखंड यूपी से अलग करके बनाया गया था, है ना, यूपी से अलग करके, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड नाम का स्टेट बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वाज फॉर्मली लॉन्च्ड? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों, मैं एक चीज समझा दूं। पहला, गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम लॉन्च करती है तो जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट स्कीम है आपको उनका नाम याद रखने हैं, उस स्कीम का फुल फॉर्म भी याद रखना है। आपको पूछा गया है बहुत बार, मैंने देखा है एसएससी के जो अलग अलग एग्जाम है, एसएससी सीएचएसएल जीके के क्वेश्चन में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो फुल फॉर्म याद रखना है। अब कौन सा ईयर में लॉन्च किया गया, अगर कोई इंपॉर्टेंट स्कीम है, सारे स्कीम नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम, तो वो याद रखना है। तो ये है पीएम किसान 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। नेक्स्ट,
टू whom कैन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एड्रेस हिज और हर रेजिग्नेशन लेटर। अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को अगर रिजाइन करना है, अपना काम से रिजाइन करना है, ठीक है, अपना इस्तीफा त्याग पत्र अगर देना है, तो वो किसको देंगे? तो वो देंगे प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को देंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज, जैसे देखो अगर लोकसभा के केस में क्या होता है कि स्पीकर होता है, लोकसभा स्पीकर होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, और लोकसभा अध्यक्ष को चुनते कौन है? तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो चुनते हैं। वैसे ही जो राज्य सरकार जो होती है, जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, ठीक है, तो उनको फिर कौन चुनेंगे, है ना। यहाँ पे जैसे लोकसभा में देखोगे या फिर राज्यसभा में देखोगे, तो राज्यसभा में क्या होता है कि वहां तो राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जो है वही बन जाता है। लेकिन अगर राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार का लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो चेयरमैन है उसको चुनने का काम कौन करते हैं? तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी इलेक्टेड मेंबर है, याद रखो इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड वाले नहीं, इलेक्टेड मेंबर जो है वो लोग चुनते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा इसमें से नहीं है? तो देखो फंडामेंटल ड्यूटी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां मिलेगा? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A और आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटी मिलेगा। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था, ओरिजिनली नहीं था, बाद में लाया गया। कितने फंडामेंटल ड्यूटी अभी प्रेजेंट है? टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी प्रेजेंट है, और इसको लेने का आइडिया हमें काफी हद तक रशिया से भी मिला है, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ड्यूटी थोड़ी है, ये तो एक पोस्ट है ना, एक पद है। नेक्स्ट, हाउ मेनी सीट ऑफ राज्यसभा आर प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से, मैंने बताया ना राज्यसभा में अलग अलग स्टेट से आते हैं, जैसे यूपी से 31 आता है, तो वैसे महाराष्ट्र से कितने आते हैं? 19 आते हैं महाराष्ट्र से, और ये पॉपुलेशन से तय होता है, ठीक है, 19 आते हैं महाराष्ट्र से। देखो हम लोग क्या करते हैं, तो अभी तक हमने क्या करा? अभी तक हमने एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस, है ना, एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे, जो कि पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था। मैं इसको यहाँ स्टॉप करता हूँ, और पार्ट आएगी इसका, ठीक है, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कोई भी डाउट क्वारी है तो कमेंट करके मुझे बिल्कुल बताओ। थैंक यू।